27 अक्टूबर 1962 अटलांटिक महासागर की गहराइयों में एक सोवियत पनडुब्बी है B-59। जो पानी के बहुत बहुत नीचे है। हाँ बिल्कुल। और बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं है। अंदर का तापमान भयानक रूप से बढ़ चुका है, मतलब ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो रही है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ऊपर से अमेरिकी नौसेना लगातार डेप्थ चार्जेस गिरा रही है। मतलब वो अंडर वाटर बॉम्ब्स होते हैं ना वो। सही कहा। पनडुब्बी के अंदर मौजूद अफसरों को लगने लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और उनके पास एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। एक झटके में वो अमेरिकी बेड़े को राख कर सकते हैं। ये बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी। बिल्कुल। कप्तान और दूसरे सीनियर अफसर फैसला करते हैं कि मिसाइल फायर की जाए। और इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि उस पनडुब्बी में जो हो रहा था वो बाहर किसी को नहीं पता था। मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं था? बिल्कुल नहीं। सोवियत नेवी के दो सख्त प्रोटोकॉल थे, उनके तहत उस न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए पनडुब्बी पर मौजूद तीनों सीनियर अफसरों की एकमत सहमति अनिवार्य थी। अच्छा, तीनों का राजी होना जरूरी है? हाँ, और 2 लोग तैयार थे। मतलब दुनिया का अंत बस एक बटन की दूरी पर था। लेकिन वो जो तीसरे अफसर थे, वासिली आर्किपोव, है ना? बिल्कुल, वासिली आर्किपोव, उन्होंने फायर करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को शांत किया और उन्हें सतह पर जाने के लिए मना लिया। बाप रे! मतलब उस एक इंसान के नहीं कहने ने उस दिन मानव जाति को एक परमाणु राख में बदलने से रोक दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये घटना तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और अक्सर जब हम किसी ऐतिहासिक संकट या कूटनीति की बात करते हैं तो हम एक उम्मीद करते हैं सटीकता की। सटीकता से आपका मतलब? जैसे किसी मेडिकल डायग्नोसिस में होता है ना, किसी की हड्डी टूटी, आपने एक्सरे किया और उसमें वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख गई और डॉक्टर ने इशारा करके कह दिया कि ये रही समस्या और इसका ये इलाज है। हमें लगता है कि इतिहास भी ऐसा ही है, साफ और स्पष्ट। हाँ बिल्कुल, बाइनरी, ब्लैक एंड व्हाइट। देखो, ये इंसानी फितरत है। हमें स्पष्ट श्रेणियों में चीजों को बांटना तसल्ली देता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और विश्व युद्धों के इतिहास की परतों को उधेड़ते हैं तो वो एक्सरे मशीन काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। वो पूरी तरह फेल हो जाती है। हमारे स्रोत इस परिदृश्य को डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कहते हैं। मतलब एक बेहद धुंधली और अस्पष्ट स्थिति जहां कुछ भी साफ नहीं है। सही कहा। कूटनीति में केवल यह देखना काफी नहीं है कि क्या हुआ। असली कहानी तो इस बात में छुपी होती है कि वो क्यों और कैसे हुआ। और यहीं से हमारी आज की इस डीप डाइव का सफर शुरू होता है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो एक ऐतिहासिक ऑडियो बुक की स्क्रिप्ट है, वो हमें इतिहास के इन्हीं धुंधले पन्नों मिले जाती है, जो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि विश्व युद्धों के लिए सिर्फ कुछ तानाशाह या कुछ पागल सिरफिरे लोग जिम्मेदार थे, लेकिन यहाँ जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत अलग है। बहुत ज्यादा अलग और हैरान करने वाली है। असली खेल तो युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि मेज के नीचे बंद कमरों में खेला जा रहा था। आज हम 1870 से लेकर शीत युद्ध तक की उस यात्रा पर चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे गुप्त समझौतों, धोखों और कभी न निभाए गए वादों ने हमारी आज की दुनिया का नक्शा खींचा है। तो चलिए इस जटिल जाल को थोड़ा अनपैक करते हैं। इस जाल की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में होती है। 1870 के दशक में यूरोप एक बहुत ही नाजुक स्थिति में था। हर बड़ा देश बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने की जद्दोजहद में था। शक्ति का संतुलन। हाँ, और इस खेल के सबसे शातिर खिलाड़ी थे जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क, मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा है। तो आप जानते होंगे कि बिस्मार्क का सबसे बड़ा डर क्या था? उनका डर था कि जर्मनी को पूर्व में रूस और पश्चिम में फ्रांस, दोनों तरफ से एक साथ युद्ध न लड़ना पड़े। टू फ्रंट वॉर, जो किसी भी देश के लिए बुरे सपने जैसा होता है। बिल्कुल। तो इस डर से बचने के लिए उन्होंने कूटनीति का एक ऐसा पेचीदा जाल बुना जो पूरी तरह धोखे पर टिका था। 1887 की री इंश्योरेंस ट्रीटी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जर्मनी ने इस ट्रीटी के जरिए रूस को गुप्त रूप से ये वादा किया था कि अगर कोई युद्ध होता है तो रूस तटस्थ रहेगा और बदले में जर्मनी भी रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। कि जर्मनी पहले से ही रूस के सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया हंगरी का सैन्य सहयोगी था। मतलब एक ही समय में दोनों से। हाँ, इस विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। जर्मनी ने एक ही समय में 2 कट्टर दुश्मनों को अपना सहयोगी बना रखा था और दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरी तरह अंधेरे में रखा था।
ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिस्मार्क असल में एक साथ कई चेस बोर्ड पर खेल रहे थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सिर्फ तभी तक काम कर सकती थी जब तक बिस्मार्क खुद उसे कंट्रोल कर रहे थे। इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझें तो जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान दो अलग-अलग लोगों से एक ही समय पर डिनर का वादा कर दे और दोनों को एक दूसरे के बारे में ना बताए। बिल्कुल। जब तक वो दोनों को अलग-अलग रेस्टोरेंट में उलझाए रखेगा सब ठीक लगेगा, लेकिन किसी दिन अगर दोनों एक ही रेस्टोरेंट में आमने सामने आ जाएं तो जो हंगामा होगा ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। तो मैं सोच रहा था कि क्या उस वक्त के नेताओं को ये अंदाजा नहीं था कि ये गुप्त संधियां एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह हैं? असल में उस समय के नेताओं का नजरिया बहुत ही तात्कालिक था। मतलब शॉर्ट टर्म। उनका लक्ष्य सिर्फ किसी भी तरह अपनी सत्ता बचाए रखना था। भविष्य की किसी को फिक्र नहीं थी। नहीं। लेकिन इस तरह की गुप्त कूटनीति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये भयानक अविश्वास पैदा करती है, एक तरह का पैरानोया। जब बिस्मार्क सत्ता से हटे तो उनके द्वारा बनाया गया ये नाजुक ताश का महल ढहने लगा। और इसी अविश्वास के कारण 1894 में फ्रांस और रूस ने एक गुप्त समझौता कर लिया, फ्रैंको रशियन अलायंस। बिल्कुल। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि पूरा यूरोप दो हथियारों से लैस खेमों में बट गया। सिस्टम इतना खोखला हो चुका था कि 1914 में सरायेवो में गवरीलो प्रिंसिप द्वारा की गई सिर्फ एक हत्या ने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। हाँ, और उस आग को भड़काने में एक और बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक शब्द सामने आता है। स्रोत इसे ब्लैंक चेक कहते हैं। ब्लैंक चेक? बैंकिंग की दुनिया में तो इसका मतलब होता है कि आप चेक पर साइन कर देते हैं और सामने वाला उसमें जितनी चाहे रकम भर सकता है। भू राजनीति में जर्मनी ने ठीक यही किया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया। कह दिया कि तुम जो चाहो करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हाँ, इस ब्लैंक चेक ने ऑस्ट्रिया हंगरी को पूरी तरह बेलगाम कर दिया। इसी समर्थन के नशे में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक 10 पॉइंट का अल्टीमेटम भेजा। और दिलचस्प बात यह है कि उस अल्टीमेटम को जानबूझकर इतना कठोर बनाया गया था कि सर्बिया उसे किसी भी हाल में मान ही ना सके। सही कहा। ऑस्ट्रिया असल में शांति चाहता ही नहीं था। वह सर्बिया पर हमला करने के लिए बस एक बहाना तलाश रहा था। ये तो सरासर धोखा है। कूटनीति के नाम पर युद्ध की साजिश रची जा रही थी। और जब वादों के टूटने की बात आती है तो मुझे 1839 की ट्रीटी ऑफ लंदन याद आती है। हाँ, वो संधि जिसके तहत यूरोपीय ताकतों ने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी दी थी। बिल्कुल। लेकिन जब स्वार्थ हावी होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे बेमानी हो जाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जर्मनी को फ्रांस पर हमला करना था और उसके लिए बेल्जियम से होकर गुजरना सबसे आसान रास्ता था। तो जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया और उस पुरानी संधि को बड़ी बेरुखी से सिर्फ एक कागज का टुकड़ा करार दिया। एक कागज का टुकड़ा, जरा सोचिए। और उसी कागज के टुकड़े के अपमान ने ब्रिटेन को भी युद्ध में उतरने पर मजबूर कर दिया। ये देखना खौफनाक है कि जब वादे सिर्फ कागज के टुकड़े बन जाते हैं तो पूरी दुनिया की व्यवस्था कैसे भरभरा कर गिर जाती है। लेकिन ये अविश्वास सिर्फ युद्ध शुरू होने तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे युद्ध के मैदान में लाखों सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे और पीछे बंद कमरों में नेता दुनिया को अपनी जागीर समझकर आपस में बांटने में लगे थे। और यहीं पर 1916 के साइक्स-पिकोट अग्रीमेंट का जिक्र आता है। ये तो गुप्त कूटनीति के इतिहास का एक बहुत ही काला पन्ना है। बिल्कुल। ये एक गुप्त नक्शा था जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के राजनयिकों ने मिडिल ईस्ट को, जिसमें आज के इराक, सीरिया, लेबनान शामिल हैं। हाँ, इन सब को बस एक स्केल और पेंसिल लेकर आपस में बांट लिया था। साम्राज्यों का अहंकार इस बात से झलकता है कि उन्हें वहां रहने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य युद्ध जीतना और संसाधन सुरक्षित करना था। सही कहा। लेकिन ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक तिहरे धोखे का हिस्सा था जिसे द ट्रिपल बिट्रेयल कहा जाता है। ये तिहरा धोखा तो मेरे हिसाब से किसी बहुत बड़े रियल एस्टेट घोटाले से कम नहीं है। रियल एस्टेट घोटाला? वो कैसे? जरा कल्पना कीजिए, कोई एक जमीन का टुकड़ा 3 अलग-अलग लोगों को बेच दे। ब्रिटेन ने ठीक यही किया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मक्का के शरीफ हुसैन को ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक आजाद अरब देश बनाने का वादा किया। बिल्कुल। और फिर 1917 के बैल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने उसी जमीन पर यहूदियों को एक राष्ट्रीय घर देने का वादा कर दिया। और पर्दे के पीछे फ्रांस के साथ साइक्स-पिकोट के तहत उस जमीन को खुद हड़पने का समझौता कर लिया।
मतलब क्या उन लोगों को सच में लगता था कि युद्ध खत्म होने के बाद इस धोखे की पोल नहीं खुलेगी? देखो, साम्राज्यवादियों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वे मानकर चलते हैं कि ताकत उनके पास है तो उन्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। कोई जवाबदेही नहीं। बिल्कुल। और इस तिहरे धोखे के परिणामों को आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज का इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। हाँ, और मिडिल ईस्ट की जो दशकों पुरानी अस्थिरता है, उसकी जड़ें सीधे तौर पर उसी रियल एस्टेट घोटालेनुमा कूटनीति में धसी हुई हैं। उन कुछ लोगों के अहंकार ने पीढ़ियों के लिए एक ऐसा घाव दे दिया जो आज तक रिस रहा है। और कूटनीति के नाम पर यह फ्रॉड सिर्फ यूरोप या मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं था। एक और घटना है जिसने इस युद्ध का दायरा पूरी तरह बदल दिया। 1917 का जिम्मरमैन टेलीग्राम। अरे हाँ, ये तो जासूसी और गुप्त कूटनीति का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। जर्मनी के विदेश मंत्री आर्थर जिम्मरमैन ने मेक्सिको को एक गुप्त संदेश भेजा था। संदेश में प्रस्ताव ये था कि अगर अमेरिका पहले विश्व युद्ध में शामिल होता है तो मेक्सिको अमेरिका पर हमला कर दे, और इसके बदले में जर्मनी युद्ध जीतने के बाद मेक्सिको को टेक्सास, न्यू मेक्सिको और एरिजोना वापस दिलाएगा। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। ये तो ऐसा है जैसे कोई अपने पड़ोसी के घर में आग लगाने के लिए किसी तीसरे को सुपारी दे रहा हो। सही उदाहरण है। लेकिन जर्मनी का ये दाव बहुत बुरी तरह उल्टा पड़ा, है ना? बिल्कुल उल्टा पड़ा। इस टेलीग्राम को ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया और उसे डिकोड करके अमेरिका को सौंप दिया। मतलब चोरी पकड़ी गई। हाँ, जर्मनी का ये अहंकार कि वो अमेरिका के पड़ोसी को उसके ही खिलाफ भड़का सकता है, सीधे तौर पर अमेरिका को युद्ध में खींच लाया। गुप्त कूटनीति का इससे बड़ा बैकफायर शायद ही कोई और हो। और अगर हम इसी धोखे की प्रवृत्ति को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएं, तो ये और भी अजीबोगरीब वैचारिक रूप ले लेता है। आप 1939 के मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। एक तरफ नाजी जर्मनी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट सोवियत संघ। फासीवाद और साम्यवाद, ये दोनों तो एक दूसरे के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन थे। ये तो ऐसा है जैसे आग और पानी ने मिलकर समझौता कर लिया हो कि वे एक साथ किस दिशा में बहेंगे। हाँ, इस समझौते ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया था। दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक नॉन अग्रेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। मतलब वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन असली कहानी तो इसके साथ जुड़े एक गुप्त प्रोटोकॉल में थी। उन्होंने गुप्त रूप से पोलैंड और पूर्वी यूरोप को आपस में बांटने का नक्शा तैयार कर लिया था। तो इसमें स्टालिन का क्या फायदा था? सोवियत नेता स्टालिन का कैलकुलेशन ये था कि वो हिटलर को पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ उलझाकर खुद अपनी सेना को मजबूत करने के लिए समय खरीद रहा है। लेकिन स्टालिन का ये चालाकी भरा कैलकुलेशन बहुत महंगा साबित हुआ। इंसान अक्सर अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। बिल्कुल। हिटलर ने 1941 में उसी समझौते को बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया। ऑपरेशन बारबेरोसा, हिटलर ने सोवियत संघ पर ही हमला कर दिया। हाँ, इस घटना से एक बात स्पष्ट होती है कि जब नियत में खोट हो और पूरी व्यवस्था धोखे पर टिकी हो तो किसी भी समझौते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें सिर्फ इस एक पैक्ट में नहीं थी, है ना? नहीं, असल में दूसरे विश्व युद्ध के बीज तो पहले विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के नाम पर बोए गए थे। 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का सबसे बड़ा प्रमाण है। पेरिस शांति सम्मेलन? हाँ, वहाँ मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स भी मौजूद थे। हाँ, और उन्होंने उस सम्मेलन से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये संधि शांति नहीं बल्कि तबाही लाएगी, क्योंकि ट्रीटी में जर्मनी पर 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का भारी जुर्माना थोपा गया था। और वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत उसे युद्ध का अकेला जिम्मेदार भी ठहराया गया था। उस जुर्माने को समझना जरूरी है। 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स की रकम इतनी विशाल थी कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मतलब उन्हें पूरी तरह कुचल दिया गया। बिल्कुल। जब किसी देश को इस हद तक आर्थिक रूप से कुचल दिया जाता है तो वहां के लोगों में हताशा और गुस्सा पनपना लाजिमी है। और उसी हताशा ने हिटलर जैसे तानाशाहों को उभरने का सीधा मौका दिया। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी ने इस जुर्माने की अपनी आखिरी किश्त साल 2010 में चुकाई है। 2010 मतलब लगभग एक सदी बाद। ये आंकड़ा ही अपने आप में डरावना है। बहुत डरावना है। और इसी खोखली शांति के बीच एक और नीति ने जन्म लिया, तुष्टीकरण की नीति, जिसे अपीजमेंट कहा जाता है। 1938 का म्यूनिक एग्रीमेंट इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन जर्मनी जाते हैं और चेकोस्लोवाकिया को बिना उस बैठक में शामिल किए, मतलब उनसे पूछा तक नहीं गया। हाँ, बिना पूछे उसका एक हिस्सा हिटलर को सौंप देते हैं।
और फिर वो वापस आकर एक कागज हवा में लहराते हैं और दावा करते हैं कि इससे हमारे समय की शांति मिलेगी, पीस फॉर आवर टाइम। तुष्टीकरण की राजनीति की सबसे बड़ी विफलता यही है। जब किसी आक्रामक व्यक्ति को शांत करने के लिए इनाम दिया जाता है तो वो संतुष्ट नहीं होता, उसकी भूख और बढ़ जाती है। बिल्कुल। चेम्बरलिन ने सोचा कि एक छोटा सा हिस्सा देकर वे युद्ध टाल देंगे, लेकिन उन्होंने असल में हिटलर का हौसला बढ़ा दिया। उस वक्त विंस्टन चर्चिल चिल्लाते रह गए कि एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और ये संवेदनहीनता समय के साथ और भी क्रूर होती गई। मुझे तो 1944 का परसेंटेजेस एग्रीमेंट हमेशा स्तब्ध कर देता है। दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ था। हाँ, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत नेता स्टालिन एक कमरे में बैठे हैं। और चर्चिल एक सादे कागज पर, शायद वो एक नैपकिन था, हाँ, कुछ देशों के नाम और प्रतिशत लिख रहे हैं। रोमानिया में रूस का 90% दबदबा, ग्रीस में ब्रिटेन का 90%, युगोस्लाविया में 50-50। और फिर स्टालिन क्या करते हैं? स्टालिन बस एक नीली पेंसिल उठाते हैं, उस कागज पर एक बड़ा सा टिक मार्क लगाते हैं और उसे वापस खिसका देते हैं। बस इतना ही? एक टिक मार्क। हाँ, बस। उस एक नीली टिक का मतलब था लाखों लोगों की जिंदगियों और पूरे देशों के भविष्य का फैसला। ये कोई बिजनेस मीटिंग थोड़ी थी जहां मुनाफे का बंटवारा हो रहा हो, ये तो जीते जागते इंसान थे। बिल्कुल। इस घटना से अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का जो खुली कूटनीति का आदर्शवादी सपना था ना, वो हमेशा के लिए दफन हो गया। ये इस बात का सबसे क्रूर उदाहरण है कि जब बड़े और ताकतवर देश आपस में डील करते हैं तो उसकी भारी कीमत हमेशा छोटे और कमजोर देशों को ही चुकानी पड़ती है। सही कहा। उस कागज के टुकड़े ने पूर्वी यूरोप का भविष्य दशकों के लिए तय कर दिया। और इसी से तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई है ना? हाँ, यही वो क्षण था जब पूरे यूरोप पर एक आयरन कर्टन गिर गया। दुनिया शीत युद्ध के एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर गई। एक ऐसा दौर जहां हथियारों की होड़ ने दुनिया को कई बार विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। और जब हम विनाश के कगार की बात करते हैं तो हम वापस अपनी उस कहानी पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इतिहास के वो सबसे खतरनाक 13 दिन जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध होने ही वाला था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सलाहकारों की एक कमेटी बनाई थी। वहां भी युद्ध टालने के लिए एक गुप्त समझौता ही काम आया। कैनेडी और सोवियत नेता खुर्शेव के बीच एक सीक्रेट डील। हाँ। अमेरिका ने सोवियत संघ को ये गुप्त वचन दिया कि अगर वे क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा लेंगे तो अमेरिका कुछ महीनों बाद तुर्की से अपनी जुपिटर मिसाइलें हटा लेगा। लेकिन इस डील को पूरी तरह जनता से छिपाया गया, यहां तक कि सहयोगियों को भी नहीं बताया गया। इसके पीछे का कारण ये था कि अगर नाटो देशों को ये पता चल जाता कि अमेरिका ने खुद को बचाने के लिए अपने सहयोगियों की सुरक्षा का सौदा कर लिया है, तो नाटो गठबंधन उसी दिन टूट जाता। बिल्कुल, इसलिए इसे इतना गुप्त रखा गया। कैनेडी का ये समझौता शायद ऊपर से काम कर गया, लेकिन उसी समय अटलांटिक महासागर के नीचे उस पनडुब्बी B-59 में वासिले अर्खेपोव का वो नहीं कहना हमें कुछ और ही कहानी बताता है। आप सही कह रहे हैं। मतलब इतने सारे चालाक राजनेता, इतने सारे जासूस और अरबों डॉलर के हथियार, लेकिन आखिर में दुनिया बची तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अकेले इंसान ने अपना विवेक नहीं खोया। ये हमारी पूरी कूटनीतिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखो, कैनेडी और क्रुश्चेव सोच रहे थे कि वे हालात को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में कूटनीति का ये सिस्टम इतना जटिल हो चुका था कि वो पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। हाँ, वासिली आर्किपोव की घटना ये साबित करती है कि कई बार इतिहास के सबसे बड़े फैसले वो लोग नहीं करते जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर संधियां लिखते हैं। तो कौन करता है? वे फैसले वो लोग करते हैं जो उन संधियों के घातक परिणाम भुगतने के लिए खाइयों में या मौत के साये में पनडुब्बियों में मौजूद होते हैं। कूटनीति के इसी जटिल जाल में एक और कड़ी जुड़ती है, चीन के साथ हुई गुप्त कूटनीति, जिसे डिटांट का नाम दिया गया। 1971 में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने बीजिंग की एक बेहद गुप्त यात्रा की थी। और ये इतनी गुप्त थी कि मीडिया को ये बताया गया कि वो पाकिस्तान में है। हाँ, वो बहाना बनाया गया था। उस गुप्त यात्रा का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ पर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाना था। अमेरिका और चीन को करीब आते देख सोवियत संघ घबरा गया होगा। बिल्कुल, और इसी दबाव के कारण अंततः परमाणु हथियारों की होड़ को धीमा करने वाले सॉल्ट I एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। तो मतलब कभी-कभी कूटनीति भले ही वो गुप्त हो, तनाव कम करने के काम भी आ सकती है।
आ तो सकती है, लेकिन जैसा कि हमने बिस्मार्क से लेकर शीत युद्ध तक देखा है, इसके अंदर हमेशा एक गहरा खतरा छिपा होता है। वासिली आर्किपोव की घटना और इन तमाम संधियों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये पूरी गुप्त व्यवस्था अक्सर अपने ही बोझ तले चरमरा जाती है। मतलब बैकफायर करती है। हाँ, जब कुछ लोग बंद कमरों में दुनिया भर के लिए फैसले लेते हैं तो वे जमीनी हकीकत से इतने दूर होते हैं कि उनके फैसले अक्सर उल्टे ही पड़ते हैं। इस पूरी चर्चा से हम कुछ स्पष्ट पैटर्न्स देख सकते हैं। जैसे कि पहला, तुष्टीकरण कभी काम नहीं आता। आक्रामक को इनाम देने से उसकी भूख हमेशा बढ़ती है। सही बात है। और दूसरा सबसे अहम पैटर्न, जब भी बड़ी ताकतें आपस में कोई समझौता करती हैं तो छोटे और कमजोर देशों को ही उसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हर युद्ध की असली कीमत वो लोग कभी नहीं चुकाते जो मेज पर बैठकर फैसले लेते हैं या नक्शे पर स्केल से लकीरें खींचते हैं। असली कीमत वो चुकाते हैं जो सीमा पर लड़ने जाते हैं और जो कभी घर वापस नहीं आते। बिल्कुल। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो आज की दुनिया को लेकर है। आज के समय में हाँ, आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां हर राजनीतिक कदम लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, हर चीज सोशल मीडिया पर है। लेकिन क्या सचमुच कुछ बदला है? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, क्या आज के ब्लैंक चेक और सीक्रेट डील सैन्य हथियारों से न जुड़कर आर्थिक प्रतिबंधों, एआई और डेटा से जुड़े हुए हैं? मतलब तकनीक और जानकारी का नियंत्रण। बिल्कुल। क्या आज भी बंद कमरों में हमारे भविष्य के नक्शे खींचे जा रहे हैं? बस फर्क इतना है कि उन कमरों के दरवाजे अब शायद सिलिकॉन वैली के कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में खुलते हैं। ये एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल है। शायद वो एक्सरे मशीन आज भी टूटी हुई है, बस बीमारी का रूप बदल गया है। बिल्कुल। इसलिए हमेशा सतह के नीचे झांकने की कोशिश करनी चाहिए और सही सवाल पूछना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अक्सर इतिहास और भविष्य की असली कहानी उन धुंधले हिस्सों में ही छिपी होती है।